देखिए विद्यार्थी, कल तक शायद एग्जाम है। कल तक का रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। शायद सॉलिड स्टेट में कहाँ तक पढ़े थे बाबू? सॉलिड यानी सॉलिड का पूरा प्रॉपर्टी हो गया था ना। मुन्ना, पनिया का गिलास वाला किधर रख दीजिए, उस साइड से। गिलास कहाँ रखे हैं? गिलास इधर नहीं रखे हैं। देखो विद्यार्थी, तो सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में क्या देखना है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, चलिए वहां पे। तो पूरा सीट खाली है। आज हम लोग को पढ़ना है बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देख क्या गया सब? चला गया है। ठीक से जाइए, ठीक से जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। गिलास। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, इधर आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। विद्यार्थी समझिए, हिंदी में लिखिएगा ठोस का वर्गीकरण। देखिए इस बार वर्गीकरण हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं? तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे, कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स, सॉलिड एक मैटर है कि नहीं है? सॉलिड एक पदार्थ है। तो पदार्थ एक पार्टिकल से बना होता है कि एक से अधिक? तो अंदर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगा। अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, व्यवस्था कैसे हो रहा है, इस आधार पर सॉलिड दो प्रकार का होता है। हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड जो होता है एक पदार्थ होता है, एक मैटर होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, इन कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, ये पार्टिकल्स किस तरह से व्यवस्थित किए जाएंगे, इसके आधार पर सॉलिड दो प्रकार का होगा। ठीक है? कौन कौन? एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए आगे आ जाओ, आगे जगह। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है? तो लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, आगे आना, इधर आना, यहाँ बैठो, घसक जाओ, सब बैठा लो। घस को ठीक से, वहां लड़की तो बैठी हुई है। और घस को, और घस को ना, जगह है उधर। धर्मराज जी अपना कॉपी उठा लीजिए। ये यमराज नहीं बोले हैं, धर्मराज बोले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, बात मत कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, constituent particles, there are two types of solid. There are two types of solid. On the basis of arrangement of constituent particle, there are two types of solid. There are two types of solid. लिख लिए? हिंदी लिखिए। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएगा 100%।
घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखिएगा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को हिंदी में कहते हैं अरवादार ठोस। इसको लोग बेरवादार भी कह देता है, और अवधार को दूसरा नाम क्या कह देता है, बेरवादार। अब बेरवादार आपको किताब में नहीं मिलेगा, किताब में आपको और अवधार ही मिलेगा। एमॉर्फस सॉलिड इसको कहते हैं और अवधार ठोस। और एक होता है विद्यार्थी जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको कहते हैं रवादार ठोस। रवादार ठोस दोनों लिखिए और पहला हेडिंग डालिए एमॉर्फस सॉलिड। ज्यादा चांस है इसी से पूछेगा। एमॉर्फस रवादार को क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस, और इस हिसाब से इसको कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जब लिख रहे हैं तो दोनों को पढ़ा दे रहा है। पहला हेडिंग लेगा एमॉर्फस सॉलिड। देखिए अभी सारा बच्चा इस बैच का नहीं पहुंचा है, ठीक है, मैक्सिमम कॉल के बाद पहुंचेगा। तो जो ही दूसरे बैच के विद्यार्थी इसमें घुसे होंगे वो प्लीज अपना साइड हो जाइएगा। तो कुछ लोगों को देख रहे हैं हम, और हम पहले भी मना कर चुके हैं, बार बार परेशान कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा हमको। सिर्फ जो भी लोग दूसरे बैच के विद्यार्थी इसमें घुसे हैं चुपचाप अपना साइड होइएगा, अपने बैच में आइएगा। जो बैच चेंज किया उस टीचर से भेंट कीजिए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए पहला हेडिंग डालिए एमॉर्फस सॉलिड और अवधार ठोस कहिए, या इसको अक्रिस्टलीय ठोस भी आप कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस दोनों नाम से आप जान सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अक्रिस्टलीय नाम से ही कई बार पूछा हुआ है। एमॉर्फस सॉलिड और अवधार ठोस लिख लिया सब कोई? चलिए पेन रोकिएगा, समझिएगा। देखिए एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। जैसे आप पार्टिकल को जब अरेंज करते हैं, कणों को जब आप व्यवस्थित करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पर एक टेलर ईंटा आया और उस ईंटा को उतारना है, तो ईंटा को उतारने का तरीका दो तरीके से होता है। एक हम लोग पायली लगाते हैं ईंटा का, तो उसको आप नियमित रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। जब पायली लगा करके उतारिएगा तो उसमें देखिएगा पहले ऐसे रखा जाता है ईंटवा को, फिर इसको खड़ा रखा जाता है, फिर ऐसे रखा जाएगा, फिर खड़ा रखा जाएगा। तो एक नियमित पैटर्न पे काम हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर एक बार ऐसे रख दिए तो आपसे पूछेगा अगला बार कैसे रखेंगे, ऐसे, फिर उसके बाद कैसे रखेगा, ऐसे। तो एक नियमित पैटर्न पे काम हो रहा है। तो नियमित पैटर्न पे जब काम होता है तो उससे जो सॉलिड बनेगा उसको कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड और अवधार ठोस। और अगर सॉरी नियमित से बनेगा उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन। और बिना कोई नियम से बने, चूंकि हम एमॉर्फस पढ़ा रहे थे ना इसलिए मुंह से निकल गया, और बिना किसी नियम से बने। जैसे मान लीजिए उठा करके टेलर पर से ईंटा ऐसे फेंकने लगे, उठा के फेंक रहे हैं, पूछेंगे अगला ईंटा कहाँ रखेंगे, कहीं फेंक लीजिए। जब फेंकिए रहे थे कहीं फेंक लेना है, उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, तो उससे जो सॉलिड बनता है उसी को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो कोई पूछेगा एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं, एक वैसे सॉलिड जिसपे पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब अनियमित, मतलब कोई नियम से नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि हमको नियम से बैठना है, एक बेंच पर 4 आदमी, फिर नेक्स्ट बेंच पर 4 आदमी, फिर नेक्स्ट बेंच पर 4 आदमी। अब मान लीजिए कि कोई 5 आदमी इधर बैठ जाए, 6 आदमी इधर बैठ जाए, बीच में बेंच खाली हो, पूछेंगे अगला आदमी आएगा तो कहाँ बैठेगा, वहीं बैठा लीजिए। तो उसको कहते हैं अनियमित। जैसे मान लीजिए इस तरह से पार्टिकल व्यवस्थित किया गया है,
एक पार्टिकल यहाँ है, अब एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक 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 इधर गया, मतलब भाई अगला पार्टिकल कहाँ जाएगा? कोई ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, अगला पार्टिकल इधर ले आइए। इस तरह से जो सॉलिड बनेगा इसको कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड और अवधार ठोस। कोई दिक्कत? लेकिन मान लीजिए कि ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, जो पीछे 23 अगस्त और 24 अगस्त का वीडियो आप लोगों को नहीं मिला है, इसका एक्चुअली हुआ क्या है कि 23 अगस्त के वीडियो में जो बताए थे वो प्रॉब्लम था थोड़ा। उसमें क्या हुआ है कि उसके बाद 24 को रात में वीडियो शूट किए हम, सेम चीज पढ़ा करके डाल लेते हैं, लिखा सब पढ़ लेगा, वीडियो शूट किए। वीडियो शूट किए थे, रात में 9 बजे शूट कर रहे थे, एम्पलीफायर ऑन नहीं किए थे, पूरा वीडियो शूट किए। अब जब अपलोड करने का तो वीडियो में साउंड नहीं था। इतना खीस बना, दिन भर बैच पढ़ाए थे, रात को 8:30 से 9:30 वीडियो रिकॉर्ड किए, उसका वीडियो में साउंड नहीं था। गुस्सा आया, जब अपलोड कर दिए 81% अपलोड हो गया था, तो कहते नहीं वीडियो का क्वालिटी देखते हैं, तो जा करके मतलब एथी में हार्ड डिस्क में से वीडियो को खोल के देख रहे थे, तो देख रहे साउंड नहीं आ रहा, हमको कुछ नहीं आया होगा, बैटरी को डिस्चार्ज होगा, फिर आगे बढ़ा के देखे पूरा वीडियो में साउंड नहीं था, तो सोचने लगे क्या नहीं साउंड आया है, तब आके देख रहे हैं तो ये जो एम्पलीफायर होता है साउंड का वो ऑन नहीं था, इसलिए साउंड नहीं आया था। थोड़ा सा अफसोस हुआ, फिर कहा कि चलिए संडे को शूट करेंगे, लेकिन कल दिन भर शूट ले रहोगे, तो इसलिए आज फिर शूट करेंगे, तो 23 अगस्त और 24 अगस्त वाला वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थी, इससे जो सॉलिड बनेगा कौन सा सॉलिड होगा? एमॉर्फस। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है इस तरह से, आपसे पूछा जाएगा कि बउआ अगला पार्टिकल कहाँ होगा, तो कहिएगा सर यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस पर पार्टिकल है, अगला पार्टिकल पे इतना डिस्टेंस देख के रख लीजिए, रख लीजिए। बउआ यहाँ से जितना डिस्टेंस पर ये है, अगला डिस्टेंस इतना पर रख लेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे। बोलो, जितना डिस्टेंस पर यहाँ से ये है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ से ये हो जाएगा। बोलो, नहीं बोल रहा है सब। जितना डिस्टेंस पर यहां से ये पार्टिकल है उतना ही डिस्टेंस पर यहां से ये हो जाएगा, ऐसे मिला देंगे। ऐसे बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको पता है कि अगला पार्टिकल हमको कहाँ लेकर के जाना है। पूछेगा अगला पार्टिकल का सब जितना डिस्टेंस पर यहां से ये है उतना ही डिस्टेंस पर नीचे बना दीजिए, जितना डिस्टेंस पर यहां से ये है उतना ही डिस्टेंस पर नीचे बना दीजिए, मिला दीजिए। जितना डिस्टेंस पर यहां से ये है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ एक बना करके इसको मिला दीजिए, यहां से इसको बना करके मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। जितना डिस्टेंस पर यहां से ये है यहाँ खींच के मिला दीजिए, यहाँ खींच के मिला दीजिए। तो ये आपको पैटर्न पता है कि हमको अगला पार्टिकल कहाँ रखना है। पूरा 3D का ऐसा ऐसा फिगर बनाएंगे बोर्ड पर कि आप देख के पढ़ने में मजा आ रहा है। फोटो दिखा के नहीं पढ़ाएंगे, जंगला बना के। यहाँ लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे बनाता है, देखिए ना किसी किसी की कॉपी में ऐसे बनाया होगा लोग, बेला कि घर के हॉरिजॉन्टल जंगला है, ज्यादा किसी आगे लो तो एक और लाइन खींच देगा वर्टिकल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल हो जाएगा, ऐसे कि जंगला खींच देगा लोग। इसी तरह से लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे भी इसको और 3D में बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये पूरा 3D में हो गया, आप देख लीजिए, दिख रहा है नहीं 3D में? ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जंगला नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें इसमें एक पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है बाबू, ये वाला, इस एक पार्ट को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? रावा। अब बहुत सारा रावा मिला देते हैं तो बन जाता है रवादार ठोस। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ाएंगे, पहले ये छोटा सा टॉपिक एमॉर्फस, इसको खत्म कर दे। तो आपसे कोई पूछेगा एमॉर्फस सॉलिड क्या है, तो कहेगा वैसा सॉलिड जिसके पार्टिकल इरेगुलरली अरेंज होते हैं, जिनको अरेंज करने का कोई पैटर्न नहीं होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसी ठोस को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। लिखो, लिखो डेफिनेशन। दोज सॉलिड, दोज सॉलिड है, क्या बात कर रहे हो, मत बात करो। विच इज formed by the irregular arrangement, irregular arrangement या लड़का नहीं ममून करेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट को हैपहजार्ड अरेंजमेंट भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है हैपहजार्ड। तो शब्द को नहीं जानिएगा, बाद में उस शब्द मिल जाएगा एग्जाम में तो कहिएगा कि जा हम तो इरेगुलर पढ़ के आए थे, यहाँ हैपहजार्ड दे दिया है। ठीक है, तो हैपहजार्ड मतलब भी क्या होता है बाबू? अनियमित ही होता है हैपहजार्ड। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट या हैपहजार्ड अरेंजमेंट, हैपहजार्ड अरेंजमेंट of constituent particles then such type of solid, such types of solids are called amorphous solid। खूब रेगुलर रह के पढ़ लीजिए बैच, ये चैप्टर शुरू से पकड़ा गया है। अभी भी अगर सुधर जाइएगा तो 80 नंबर से प्लस चला जाएगा, अभी उतना कंटेंट है आपके पास। आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। मुंह बंद रखिए ना, बोलना शुरू कर देते हैं तुरंत। आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। क्या हुआ? चलिए हिंदी लिखिए। बोले हिंदी लिखिएगा। वैसे ठोस जिनका निर्माण, वैसे ठोस जिनका निर्माण घटक कणों के, जिनका निर्माण घटक कणों के अनियमित व्यवस्था से होता है, वैसे ठोस जिनका निर्माण घटक कणों के अनियमित व्यवस्था से होता है, घटक कणों के अनियमित व्यवस्था से होता है, उसी ठोस को अरवदार ठोस, उसी ठोस को अरवदार ठोस
अथवा अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अरावधार ठोस अथवा अक्रिस्टलीय ठोस, कोष्ट में आप चाहते हैं एमॉर्फस सॉलिड भी लिख सकते हैं, कहा जाता है। लिख लिए? तो एमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे विद्यार्थी? जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हुआ हो, अनियमित हुआ हो। अच्छा एक बात बताओ हमको, जब पार्टिकल्स को बिना नियम के व्यवस्था करेंगे, बिना किसी पैटर्न पर व्यवस्था करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा कि बिना ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा? उसका कोई निश्चित रूप बनेगा? तो उसी लिए बाबू कहते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका शेप जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं होता है। सब प्रॉपर्टी में पढ़ा रहे हैं। पहले देखिएगा एमॉर्फस का पैटर्न कैसा होता है। कोई पैटर्न होगा कि जैसा मन करेगा वैसा बना लेंगे। एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, अगला पार्टिकल इधर है, अगला कहाँ जाएगा? वहीं भेजिए, जैने मन करो उन्हें भेजिए। कहाँ स्टार है? ला, बन गए स्टार। बताओ तुम भी ऐसा ही बनाओगे? नहीं, जैसा मन करोगे वैसा बनाओगे, बना लो। ये कौन सा सॉलिड हो गया? एमॉर्फस सॉलिड। हुआ? कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा इसके पास। लिख लिए? चलिए सबसे पहले विद्यार्थी इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आप प्रॉपर्टी के बाद इसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या कि बहुत सारा एग्जाम्पल जो है वह प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद समझ में आता है। जैसे अगर हम कह दें अभी एक चीज बोल दें कि एमॉर्फस सॉलिड आइस जो होता है, आइस बर्फ, वह एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो अभी पूछ लेंगे सर कैसे, ना पूछिएगा ना। तो इसके लिए पहले आप प्रॉपर्टी जब पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद पूछ भी नहीं कीजिएगा कैसे, क्या कि प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जब हम एग्जाम्पल बोलेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ना। तो इसीलिए पहले इसका प्रॉपर्टी सब पढ़ लीजिए, एमॉर्फस सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ amorphous solid, characteristics of amorphous solid, बात नहीं कीजिए। characteristics of amorphous solid, characteristics of amorphous solid, और अवधार ठोस की विशेषताएं, और अवधार ठोस की विशेषताएं। एमॉर्फस सॉलिड में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। और अवधार ठोस की विशेषताएं, आप लोग गाड़ी वगैरह जो बस उसका शीशा होता है खिड़की का, देखे? बस का शीशा खिड़की का हो गया, चाहे लैंप वगैरह का जो शीशा होता है, सब एक ही प्रकार का शीशा आता है। ये सब एमॉर्फस सॉलिड में आता है। इसको कहा था क्वार्ट्ज ग्लास। क्या कहा था इसको? नाम सुने आप लोग? हाँ, तो ये भी सब सुनवाने वाले हैं। और एक पिछला बार हम पढ़ा रहे थे तो हम अपने गेस में लिख के दिए थे क्वार्ट्ज ग्लास। और एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वो अपने फेसबुक पोस्ट किए थे कि एगो टीचर है, मेरे बारे में एक टीचर है जो उस खुद अपने हैंड राइटिंग में एक घटिया क्वालिटी का फालतू नोट्स लिखकर बच्चों को दिया है, जिसमें लिखा गया कि क्वार्ट्ज एमॉर्फस सॉलिड है, जबकि हम क्या लिखे थे? क्वार्ट्ज ग्लास। और वो क्या लिख रहे थे? क्वार्ट्ज। तो उनका फेसबुक पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास,
और जो संजीवनी बूटी आपके ग्रुप में डाले थे, हम अपना लेके नहीं आएंगे, हम अपना लेके आएंगे तो आप कहिएगा सर बदल दिए हैं। आपके पास जो है उसमें आप जाके देखिए क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है कि क्वार्ट्ज लिखा है, और वो अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखे हैं, क्वार्ट्ज लिखे हैं। तो आप बच्चों को गलत तरीके से पेश मत कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाने आता नहीं है। आपका नाम हम रख के बोल देंगे, अब ज्यादा ऐसी कीजिएगा तो। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारे पास हला नहीं कीजिए, हला नहीं कीजिए, फैमिली रहती है इसमें, घर में फैमिली रहती है, हला नहीं कीजिए। हमारे पास विद्यार्थी नोट्स का, उनके पोस्ट का प्रमाण है, हम इसका स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, और उस मिल जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा, डाला हुआ है ग्रुप में पहले से। आप बाद में ज्वाइन किए होंगे इसलिए नहीं मिला होगा, तो बता देते हैं, सुन लीजिए। हमारे पास उसका पूरा प्रमाण है उनका फेसबुक पोस्ट का, कि वो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखे हुए थे, ऐसा चीज वो लिखे हुए थे, और अब वो बताएंगे कि उनको आता है कि नहीं आता है। दूसरा बात, कुछ लोग अपने पोस्टर पर लिखते हैं कि मोतिहारी में यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मेरे पास केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने हम अपने पास नहीं कह रहे हैं, वो लिखे हुए हैं जो भी हो, कि मेरे पास अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप 25% ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाइएगा। यानी कि 100% उनके पास पढ़ पाइएगा, मेरे पास या किसी के पास पढ़िएगा तब 25% या उससे कम पढ़िएगा, 75% केमिस्ट्री हम लोग खा जाएंगे, उनका मानना है। और दूसरा मानना है कि अगर मोतिहारी में रहकर मेरे पास केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो फिर इससे अच्छा है कि गांव के टीचर से पढ़ ले रहते, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी होना अच्छा बात नहीं है। कुछ लोगों का, हाँ, हम बोले थे बैच में कि बासमती चावल अगर आप खाते हैं तो आपको चिल्ला चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं कि हम बासमती खाते हैं, समझ गए। हला नहीं, हला नहीं, फिर हला नहीं, फिर बाला किए थे ना, मना किए थे, इस घर में फैमिली रहती है, हला नहीं होनी चाहिए। तो उनका बहुत सारा विद्यार्थी सब बैठा हुआ है इसमें, कहो नहीं, तुम लोग का दोस्त लोग ना आता है, पढ़ता है लोग, तुम्हारा दोस्त लोग 11th वहां पढ़ा है लोग, नोट्स कहीं से मिला लीजिएगा। टीचर का नाम नहीं रख, ऑन कैमरा है, नाम रखें तो मीटिंग रख देगा मेरे ऊपर, हाला बंद कीजिए। नाम रखेंगे ना तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, डालना है इसी पर, तुरंत पंचायती भी तोड़ देगा मेरे ऊपर। वहां पहले मुंह बंद रखिए, उनका नहीं आएगा, इसका आवाज इसमें नहीं आएगा, यहीं पे पास में जो बोलेंगे वहीं आ जाए, नॉइज पे। तो पहले शांत रहिए। तो कहने का मतलब है, जानते अले हो तो कह रहा है मुंह से खुलवाने पर लगे हो, शांत रहो ना। तो कहने का मतलब ही है कि वो फिर इधर एक पोस्ट डाले थे कि हमारे पास दूर दूर से बच्चे आते हैं, और हम लोग का लगता है कि सब बच्चा पड़ोसी है, हमारे पास भी तो दूर दूर से आते हैं। क्या चला, तुम ही वजह से रिटर्न है। आगे हम देखे तो सेकेंड ईयर में आया है, नहीं बता रहे हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, आप खाली कंटेंट मिलाइए। कल एक गार्जियन आए थे, तो उनके साथ 2 सेकेंड ईयर के बच्चा था, एगो अपने आप पढ़ता था, है लड़का शांत रहो, एगो पढ़ता था, कोई सर है इधर उनके पास आगवा, तो वो लड़का कह रहा था कि वहां चलिए, हमारे यहाँ का स्टूडेंट कह रहा था कि यहाँ चलिए, 2 स्टूडेंट था बेतिया का। तो हम कहे कि भाई कहीं मत चलिए, जहां जाना है वहां का कॉपी लेकर के दोनों मिला लीजिए, जहां बेस्ट लगेगा वहां जाइए, हमारे यहाँ लगे तो मेरे यहाँ आइए, वहां लगे तो वहां जाइए, नहीं लगे तो मोतिहारी छोड़ दीजिए। नहीं, कंटेंट में दम हो तो यहाँ पढ़िए, नहीं तो जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। एमोर्फस सॉलिड की विशेषता लिखे, और रवादार ठोस की विशेषताएं। पहली विशेषता पढ़िए, तुम लोग पढ़ा है सॉलिड स्टेट वहां पर, हाँ पढ़ा है सॉलिड स्टेट, नहीं पढ़ा सो, आधा पढ़ा है सो ना, आधा मिलाना। क्या पूछिए, शांत रहो, शांत रहो, पहले तुम मत बोलो, तो सब पूछेंगे तो बोलना, मुंह खोला भोग से बोला, ध्यान दो, नहीं
है? हाँ, तो बताओ, एमॉर्फस सॉलिड जो होगा उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होगा। जब पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंज होगा तो शेप निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? लिखो, इट एज इट डू नॉट इट डू नॉट डज नॉट लगेगा, एज डेफिनेट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, मुंह बंद रखिए, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका शेप जो होता है वो डेफिनेट और ज्योमेट्रिकल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर अरेंज किए गए हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित किए गए हैं। और जब नियम से सजाइए नहीं करेंगे तो शेप कैसे ज्योमेट्रिकल बनेगा? लिखिए, इसका हिंदी लिखिए, इसकी आकृति इसकी आकृति निश्चित एवं ज्यामितीय नहीं होती है। इसकी आकृति निश्चित एवं ज्यामितीय नहीं होती है। किसकी आकृति? इसकी, एमॉर्फस सॉलिड की। दूसरा कैरेक्टर लिखिए, दूसरा कैरेक्टर में क्या होता है बउआ? सुनो, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, एक तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होगी, दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें जब पार्टिकल को आप अरेंज कीजिएगा, व्यवस्थित कीजिएगा, तो इन नियम से व्यवस्थित हो रहा है कि बिना नियम से? बउआ, जब नियम से आप व्यवस्थित करते हैं ना, तो आप जितना लंबा, जितना हाइट तक, जितना रेंज तक चाहे उतना रेंज तक आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जब दीवार जोड़ाता है तो दीवार जोड़ाता है 10 इंची का, तो लोग एक ईटा ऐसे रखता है, फिर एक ईटा ऐसे रखता है, फिर एक ऐसे रखेगा, रखता है ना बाबू? तो जब नियम से व्यवस्थित कीजिएगा तो दीवार कितना ऊपर जोड़ सकते हैं? बहुत ऊपर तक जोड़ सकते हैं। तो उसका रेंज शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा? लॉन्ग रेंज होगा। इसको आप बिना नियम से व्यवस्थित कर रहे हैं तो ईंटवा उठा उठा के फेंकिएगा, कुछ हाइट तक जाएगा और उसका भार आने लगेगा, साइड में जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका रेंज शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा? तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वह एक शॉर्ट रेंज का सॉलिड होता है। उसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था जो होती है, वो शॉर्ट रेंज का होता है, लॉन्ग रेंज का नहीं होता है। लिखिएगा, इट एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बात नहीं ना कीजिए, बात करते हुए पकड़ा जाएगा तो पिटा जाएगा कस के। इट एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ arrangement of constituent particle। क्वेश्चन बैंक में आप देखते होंगे वो क्वेश्चन हमेशा पूछा होगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखे। तो क्रिस्टलीय पढ़ा रहे, इसके बाद क्रिस्टलीय पढ़ाएंगे, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए, नहीं तो छूट जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी लिखिए इसका, इसके घटक कणों की व्यवस्था, किसके घटक कणों की? इसके, एमॉर्फस के। इसके घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। सॉरी, अनियमित तो ऊपर लिखाई दिए हैं, रुक जाओ। शॉर्ट मन होता है लघु, शॉर्ट आंसर में नहीं होता लघु, तो ये रेंज में होता है परास, तो लिखिएगा लघु परासी होती है। क्या होती है विद्यार्थी? लघु परासी होती है। लिख लिए?
अरे बोलो ना, लिख लिए। एमॉर्फस सॉलिड जो होगा उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज होगा कि लॉन्ग रेंज होगा? हाँ, लघु प्रासी होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। आइए तीसरा देखते हैं। ये बताइए, जब इसको हम तेज धार वाले औजार से काट दे, शार्प एज टूल्स, तेज धार वाले हथियार या औजार, इससे अगर काटा जाए इसको, बात मत करो बाबू, गौर से सुनो। अगर इसको काटा जाए यहां से इस तरह से बीच में से काट देंगे, तो काटने के बाद ये वाला जो सरफेस बनेगा, ये वाला और ये वाला जो सरफेस बनेगा, ये नया जनरेट सरफेस होगा, न्यू जनित सतह या न्यू जनरेटेड सरफेस कह सकते हैं। न्यू जनरेटेड का मतलब काटने के बाद नया सतह जो बना है। जैसे इसको काटिएगा अगर बीच से, ये दो टुकड़ा कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इधर वाला जो कटने के बाद जो सरफेस बनेगा वो नया सरफेस नहीं होगा? नहीं समझ में आया? सोचो। ए रुको, करेगा हालत तुम लोग। एक सॉलिड ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, इसको बीच से काट दो। बीच से जब काटोगे तो ये वाला जो सरफेस बना, ये वाला, ये नया जनरेटेड सरफेस हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं न्यू जनरेटेड सरफेस, नई सतह या नई जनित सतह। जनित मतलब जन्म लिया, मतलब तुरंत ये बना हुआ है, नया जन्म लिया है, काटने के बाद जन्म लिया है। तो आप सोचो, अगर एमॉर्फस सॉलिड को काटोगे बीच से, तो ये पीस में कटेगा, टुकड़ों में बटेगा। तो बंटने के बाद क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स है वो तो रेगुलर है नहीं, तो कोई पार्टिकल ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जब इसको काट दीजिएगा, इसको काटिएगा बीच से, तो यहाँ जो नया पार्ट ये जो नया सरफेस बनेगा, ये वाला जो नया सरफेस बनेगा, इस सरफेस पे पार्टिकल एक बराबर बिछा होगा या ऊपर नीचे होगा? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल जब ऊपर नीचे होगा, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, तो जो नया सरफेस बनेगा वो रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा? बोलो, कह सकते हो? रफ होगा कि स्मूथ होगा, रुखड़ा होगा कि चिकना होगा? कह सकते हैं? हम कहेंगे कि जब एमॉर्फस सॉलिड को तेज धार वाले हथियार से काट दिया जाएगा, तो न्यू जनरेटेड सरफेस जो होगा वो इरेगुलर होगा और रफ होगा, अनियमित होगा और रुखड़ा होगा। कह सकते हैं? लिखो तीसरा कैरेक्टर। when it is cut with when it is cut with शार्प, शार्प मतलब नुकीला होता है, तेज धार वाला होता है, ठीक है? तेज धार वाला, पतला धार वाला हथियार को शार्प एज टूल्स कहते हैं, या नुकीला हथियार भी कहते हैं। शार्प एज टूल्स, टूल्स माने औजार या हथियार, एज मतलब धार और शार्प मतलब पतला, पतला धार वाला हथियार होता है। when it is cut with sharp edge tools, then it divided, मुंह बंद रखिए, it divided into pieces whose new generated surfaces are whose new generated surfaces are irregular and rough, irregular and rough। हिंदी लिखिए। बोले, जब इसे तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो, जब इसे तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो, काटा जाता है तो नई जनित सतहें, तो नई जनित सतहें
नई जनित सतहें, सतह से सतहें, सतहें, हाँ, नई जनित सतहें अनियमित तथा रुखड़ी होती हैं, अनियमित तथा रुखड़ी होती हैं, अनियमित तथा रुखड़ी होती है। लिख ले विद्यार्थी, क्या कह रहे हैं बाबू कि जब इसको तेज धार वाले औजार से काट देंगे तो जो टुकड़ों में बटेगा उन टुकड़ों का जो नया सतह होगा वो कैसा होगा, अनियमित, मतलब पार्टिकल आगे पीछे होगा। और हाथ से जब उसको छुएंगे, देखिए स्मूथ या रुखड़ा, मतलब चिकना या रुखड़ा, स्मूथ या फिर रफ, ये एक महसूस किया जाता है, इसको देखा नहीं था, महसूस किया था। जब हाथ से टच कीजिएगा तो आपको चिकना लगेगा, तब कहिएगा स्मूथ है, चिकना है। और अगर आपको उबड़ खाबड़ लगेगा तब उसको कहिएगा रफ है। तो निश्चित रूप से पार्टिकल जब बराबर नहीं है, कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, तो उस केस में पार्टिकल का जो सतह होगा वो कैसा लगेगा, हमको रुखड़ा लगेगा। कोई दिक्कत? इसके दो देखिएगा, इसका चौथा कैरेक्टर क्या है, ये जितना भी सॉलिड होता है ये सब इमेजिनरी सॉलिड होता है, काल्पनिक सॉलिड होता है। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एमॉर्फस सॉलिड जितना भी होता है वो सब काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब हम कल्पना करते हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर आकर इसमें से कोई भी सॉलिड की तरह व्यवहार नहीं करता है। या हम कह सकते हैं कि सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में सामान्य ताप पर इसमें से कोई भी सॉलिड की तरह व्यवहार, इसीलिए इसको काल्पनिक सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखने में देख लीजिए, जैसे हम आपको थोड़ा देर पहले बोले थे आइस, बोले थे ना कि प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आइस बोले थे बर्फ, बर्फ विद्यार्थी हम लोग बर्फ को सॉलिड के रूप में देखते हैं। क्या बर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड के रूप में रह पाएगा? बोलो। जैसे वो 25 डिग्री पे पहुंचेगा वो पिघल के क्या हो जाएगा, पानी। तब बर्फ को हम इमेजिन न कर रहे हैं, मानिए न रहे हैं सॉलिड, क्या वास्तव में वो ठोस है? तो इस प्रकार का कह सकते हैं इमेजिनरी सॉलिड है। और इमेजिनरी सॉलिड एग्जांपल होता है किसका, एमॉर्फस का। जैसे आइस हो गया। उसके बाद विद्यार्थी लैटेक्स, आम के पेड़ से जो गोदमा निकला होता है उसको जेल भी लोग कहता है, उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है और लिक्विड की मात्रा कम होती है, तो उसको लोग जेल भी कहता है, लासा। तो विद्यार्थी जो लासा होता है जेल, चाहे उसको लैटेक्स आप कह सकते हैं, लासा कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो उसको हम लोग लैटेक्स कहते हैं। देखिए थोड़ा सा पढ़ाई जब सीरियस चल रहा हो तो आप भी अपना सीरियस उधर से फीडबैक दीजिए, जितना आप सीरियस रहिएगा अपने काम पर। कल हम देखे मेरे घर में गोदरेज के पास वो 200 का नोट गिरा था, तो नहीं बड़ा बात हो तो पूरा सुनो। 200 का जो नोटवा गिरा था, हमारी माँ उधर से आई, हम कहे माँ नोट गिरा उठा कर रख दो। जानते हैं क्या कह रही है, ए वो पंकजवा के खेले वाला डुप्लीकेट नोट है, वो जो मुन्ना का भाई है ना, वो कुछ खरीद के खाया था, उसमें नोट वोट नहीं मिलता है, वही लाया था वो। और उसी नोटवा को क्या किया था, गिरा दिया था, और चाहे उसका गिर गया होगा वहां पे। तो हम कहे कि देखिए 1 मिनट में मेरे दिमाग में एक बात चौंका, एकदम हू बहू नोट था, लेकिन आदमी को पता है कि इसका वैल्यू नहीं है, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा है। जबकि सेम गांधी जी का फोटो है, सेम उस पर कोड है, हर चीज सेम है बाबू। मतलब अगर आपको पहचानने, एक बार हमको एक बच्चा जो है 3000 का खाली 200 का जाली नोट देके चला गया था, और उसकी गलती नहीं थी, उसको भी कहीं से जाली मिल गया था, हमको भी कहीं से वो देख के चला गया। अब हमको भी भाई मेरी गलती क्या, हमको भी तो मिल ही गया, तो हमको कहीं जलाना था तो पेट्रोल पंप पर चला दिए, जाके 3000 का पेट्रोल वाला लिए कार में, तो ले लिया। तो सवाल ये है आपसे कि एक सिंपल बात कहेंगे कि अपना वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओगे लोग पूछेगा, लोग वैल्यू करेगा। वैल्यू नहीं रहेगा, तुम्हारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, मुंह, नाक, कान, सब चीज रहते हुए भी सेम एज इट इज जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही तुम भी दिखोगे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपना वैल्यू बढ़ाओ। हम जब देखे हम कि इस नोट का कोई वैल्यू नहीं है, इसको लोग पूछ नहीं रहा है, और वहीं अगर बाजार में 200 रुपया
उसमें लिखा भी था कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने के वचन देता हूँ। ये बात लिखा हुआ था। तो इसलिए बाबू अपना वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू कैसे बढ़ेगा ये तुमको अब बताने का उम्र नहीं रह गया तुम्हारा। थोड़ा सा बाबू शांत रहिए। तुम्हारा उम्र अब ये बताने के लिए नहीं रह गया तुमको कि तुम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे। तुम हर आदमी यहाँ पे 18 या 18 के प्लस या 18 के नियर अबाउट में है। तो 18 साल की उम्र में आदमी उतना मैच्योर होता है कि अच्छे बुरे की पहचान उसको होना चाहिए। कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन सा काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा और कौन सा काम करेंगे तो रिजल्ट खराब आएगा। गलत काम का रिजल्ट हमेशा गलत आता है। ये सोचोगे कुछ क्षण के लिए तुमको सुख दे सकता है वो, कुछ क्षण के लिए तुमको हैप्पीनेस मिल सकती है उससे, लेकिन वो तात्क्षणिक होगा। अगले सेकंड में जब उसका रिजल्ट आएगा तो गलत रिजल्ट आएगा और हमेशा उसका बाबू तुमको परिणाम गलत भुगतना होगा। इसलिए अपना वैल्यू बढ़ाओ, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के संगत में रहो, अच्छे लोगों के सोच को फॉलो करो, अच्छा करोगे जीवन में। नहीं फॉलो करोगे तो ये दोस्त कल तुम्हारे साथ तुम आईएएस में फेल हो जाओ, क्या तुम्हारा दोस्त कितना बड़ा घनिष्ठ दोस्त होगा तुमको तुम्हारे साथ एक साल रुकेगा, वो पास कर जाएगा तो आखिर मेरा दोस्तों पास करेगा तो संग ही इंजीनियरिंग पढ़ने जाएंगे, ऐसा होगा? कभी नहीं हो सकता है। भगवान न करे आज वो लड़का जो मर गया आपका दोस्त था, क्या आप में से कोई उसके साथ जाइएगा? कितनों बड़ा दोस्त था तो जाइएगा? नहीं जाइएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं बाबू? हाँ, तो अब बिना चाहे हुए ना जाइएगा, चाह के थोड़े जाइएगा। आपको इस समय ऑफर दिया जाए कि ये लो 50 लाख रुपए उस दोस्त के साथ चले जाओ, जाओगे? 1 करोड़, 1 करोड़ पर नहीं जाएगा तो ट्राई नहीं करना है। रियल बात यही है कि कोई नहीं जाएगा। इसलिए चीजों को समझिए, मानिए, मान लीजिएगा अभी हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए, जो रियल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सच्चाई के पीछे भागिए, अनवांटेड चीजों के पीछे, इमेजनरी चीजों, इस इमेजनरी के पीछे भागना है, इमेजनरी चीजों के पीछे मत भागिए। काल्पनिक चीजें हमेशा काल्पनिक होती है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आइस के बारे में हम समझ रहे थे। आइस क्या है? एक इमेजनरी सॉलिड है। हम कल्पना करते हैं ठोस है, लेकिन रियल में ठोस नहीं है। उसी तरह से लेटेक्स को हम कल्पना करते हैं कि वो सॉलिड है, ठोस है। तो अगर सॉलिड है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको नहीं पिघलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ही 25 डिग्री आसपास में टेम्परेचर होता है, देखिए वो पेड़ पर पिघल के पूरा चू जाता है, पूरा बह जाता है वो। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया, इसलिए वो एक तरह का इमेजनरी सॉलिड है? कह सकते हो? उसके बाद देखो लकड़ी को देखोगे, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होगा, बरसात के दिन में तुम देखना जब मौसम में बहुत उमस होता है, ठीक से हम लोग का गेट बंद नहीं होता है, खिड़की का जंगला बंद नहीं होगा, और वह खिड़की फिर ठंडा के दिन में बंद होना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग कारपेंटर को बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ से तनी चाच दीजिए, तनी काट दीजिए। वो कुछ नहीं करना, आप छोड़ दीजिए, मौसम बदलेगा, अपने आप बंद होगा। क्यों? तो टेम्परेचर जब थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, अपने उसने उसका पार्टिकल जो है मूव करना शुरू कर दिया। उसके कण जो है अपना पार्टिकल अपनी जगह से मूव करते हैं, मूव करने से उनका शेप बदलता है, और शेप बदलने से जो है क्या होता है बाबू कि वो बैठना उसका माने दो बनाया रहता है बैठने के लिए, उसमें वो अपना पूरा नहीं पकड़ पाता है, इसलिए गेट नहीं बैठता है। कैरम बोर्ड देखिएगा, बरसात के दिन में आप दीवार में टांगेगा, टेढ़ा हो जाएगा, पलाई हुआ। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम लोग कहते हैं पलाई उनो हो गया है। हम लोग कहते हैं बाबू वो विद्यार्थी वो अपना शेप चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज होने पर क्या चेंज करता है? शेप चेंज करता है। तो क्या लकड़ी को आप रियल सॉलिड कहिएगा? तो लकड़ी भी एक तरह का इमेजनरी सॉलिड है, वो भी हमारे पास में आएगा। बस के शीशा, खिड़की का जो शीशा होता है, उसको स्लाइडर में देखिएगा, गर्मी का दिन रहेगा, आराम से जाएगा, खूब बढ़िया स्लाइड होगा। जैसे ठंडा का दिन आएगा, खूब स्लाइडर नहीं होता है ठंडा में, कस के पकड़ के खींचेगा, पकड़ लेता है उसमें, तो क्या होता है ऐसे बना रहता है इसमें, और उसमें ऐसे सिसवा रहता है इसे। तो जैसे वो ठंडा का दिन आएगा, वो अपना शेप चेंज करना शुरू करेगा। जैसे शेप चेंज करेगा तो क्या करेगा कि शेप जब चेंज करेगा तो इसमें पकड़ लेगा पूरा, वो स्लाइडिंग नहीं होगा। और जब जैसे वो गर्मी के दिन में उसको टेम्परेचर मिलेगा, पार्टिकल पिघलेगा,
पिघलेगा तो पार्टिकल जो है क्या होता है, फैलने लगता है। फैलने से उसका जो मोटाई होता है वो क्या होती है, पतली होती है, आराम से स्लाइड होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कांच जो है वो अपना शेप चेंज किया कि नहीं किया? क्या उसको रियल सॉलिड आप कहिएगा? क्या कहिएगा? इमेजिनरी सॉलिड। तो आपको कितना एग्जांपल है? 4-5 एग्जांपल दे दिए। कौन सी? आइस, रबड़। रबड़ भी चेंज कर लेता है। रबड़ ठंडा के दिन में देखिएगा रबड़ को खींचेगा, बहुत नहीं खींचाएगा, और गर्मी के दिन में खींचेगा पूरा खींचा जाएगा। क्या है कि बाबू गर्मी जब टेम्परेचर मिलता है ना तो पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर जाता है, और जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो पार्टिकल बांध लेगा, मूव नहीं करेगा। क्या बाबू? तो उसी को तो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि उसका इलास्टिसिटी जो है, तन्यता जो है रबड़ का, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, आइस हो गया, लेटेक्स हो गया, वुड हो गया। क्या बाबू? ये सब चीजें जो है एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। ये सब इमेजिनरी होंगे कि रियल होंगे? कोई दिक्कत? तो लिखो, लास्ट में एग्जांपल लिखा देंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। इट इज एन इमेजिनरी सॉलिड। इमेजिनरी सॉलिड। देखिए जब पढ़ाने लगे ना तो बात मत कीजिए, इसे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और सूडो सॉलिड। आप लोग जानते हैं काल्पनिक बल को सूडो फोर्स कहते हैं, उसी तरह काल्पनिक ठोस को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो सॉलिड, देखिए ये जो है ना एक धोखेबाज ठोस होता है, मतलब एक तरह का धोखेबाज। सूडो फोर्स का नाम आप लोग सुने होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे होंगे तब। फिजिक्स में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब होता है, लिफ्टिंग वाला क्वेश्चन होता है, टावर झूला जो होता है, उसमें सूडो फोर्स हमारे बॉडी पे अप्लाई होता है। जब हमको लगता है कि हम एकदम हल्का हो गए और उड़ जाएंगे, उस समय हमारे बॉडी पे सूडो फोर्स काम कर रहा होता है, और वही सूडो फोर्स हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है, जो कि एक काल्पनिक बल होता है। वास्तव में ऐसा कोई बल काम नहीं करता है। तो ठीक उसी तरह से बाबू, जैसे लग रहा है जैसे टावर झूला पर से नीचे आ रहे हैं और हमको लग रहा है एकदम हम हल्का महसूस कर रहे हैं, तो हल्का जब महसूस करते हैं तो लगता है हवा में उड़ जाएंगे, और कस के धो लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं कि अब मत उड़ जाए, तब मत, गारंटी दे लीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ नहीं उड़िएगा, पूरी गारंटी है। फिजिक्स पढ़ के गए तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स पढ़ के गए तो छोड़ दीजिए, और नहीं फिजिक्स पढ़े हैं तो पकड़े रहिए जोर से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वास्तव में फिजिक्स पढ़े हो तो आपको पता है कि हमारा बॉडी में जब मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लगभग करेगा, तो हम ऊपर कैसे चल जाएंगे, है ना जी? तो आप श्योर रहिए, आप हवा में नहीं उड़िएगा। है, हम बोल रहे हैं, तुम लोग कौन सी बोल रहे हैं, शांत रहो। आप श्योर रहिए, आप हवा में नहीं उड़िएगा, आप हाथ को छोड़ दीजिएगा। उस समय आपको लगता है कि हमको कोई ऐसा बल है जो हमारे बॉडी को नीचे की ओर दाब रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं। लेकिन क्या लगता है सही में? क्या नहीं लगता है। तो एक तरह का धोखेबाज फोर्स हो गया, जो लग रहा है कि लग रहा है लेकिन वास्तव में लग नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तरह का उसी तरह से ये भी सॉलिड होता है, लगता है कि सॉलिड है लेकिन सॉलिड होता नहीं है, इसलिए इसको सूडो सॉलिड भी हम लोग कहते हैं। हाँ, नहीं, लगता है कि लग रहा है लेकिन लगता नहीं है, लगता ही नहीं है। ठीक है, जो होता है वो हो नहीं रहा है। तो लिखिए हिंदी में, यह एक काल्पनिक ठोस, यह एक काल्पनिक ठोस, काल्पनिक ठोस या बोर्ड पर देखिए, सूडो का हिंदी छद्म होता है। हाँ, छद्म, द में हलंत है, या छद्म ठोस होता है। यह एक काल्पनिक ठोस या छद्म ठोस होता है। बोले विद्यार्थी, कहीं से कोई दिक्कत? नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं शेप चेंज करता है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री होता है ना, 25 से 27 डिग्री पर जैसे बरसात का दिन आएगा, मौसम में थोड़ा भी परिवर्तन होगा, वो तुरंत अपना शेप बदलने लगेगा। टेम्परेचर है, आइस क्या लकड़ी भी चेंज कर देता है,
आप इतना सोच रहे हैं कि 40 डिग्री 45 डिग्री नहीं, 27 से 28 पर लकड़ी अपना शेप चेंज करने लगता है। 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी अपना से, जैसे आपको गर्मी कब लगता है? 25 डिग्री पर गर्मी नहीं लगता है, नहीं लगता है। 25 डिग्री पर गर्मी लगता है। जब टेम्परेचर आपका 15-16 डिग्री हो तब आपको गर्मी नहीं लगता है। अब 5-6 डिग्री रहता है तो बहुत ठंडा लगता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही लकड़ी जो है वो अपना शेप चेंज करने लगता है, 25 डिग्री पर चेंज करने लगता है। बात समझ में आ रहा है? उसके लिए बहुत ज्यादा 40-45-50 जाना नहीं। आप जलना नहीं सोच रहे हैं, जलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, तो वो तो 100 डिग्री पार रहता है। हम जला के राख बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रहेगा लकड़ी है लेकिन शेप चेंज कर लेगा। और शेप चेंज आपको महसूस दिखता नहीं है वास्तव में। उसको जब आप स्लाइडिंग वगैरह कीजिएगा, चाहे गेट जब बंद कीजिएगा, तबे आपको महसूस होगा। तो स्पष्ट लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी आपको दूर में देखने के लिए मिलेगा, दरवाजे में। और लकड़ी का बोटा रखा होगा उसमें आपको शेप चेंज हुआ। ये ना सोचिए कि भाई लकड़ी के बोटा रखेंगे अगर तनी गर्मी दिन में मोटा हो जाएगा तब उसको बेचेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। उतना शेप चेंज नहीं होता है। देखिए जो किवाड़ी वगैरह होता है, गेट वोट, वो एकदम मिलाया गया रहता है, पूरा सूता सूता मिलाया गया रहता है। तो तनको एको सूता का फर्क आता है तो वो बंद है और छुटकुली नहीं लगेगा उसका। बात समझ आ रहा है ना? देखिए हमारा प्रयास होता है कि आप हर चीज को अच्छे से समझ जाए। तो अगर हम किताबी भाषा बोलेंगे ना बाबू तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम जो बात आप रोज सुनते हैं वही हम बोलते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो कहीं कहीं देखिए ना गेट का छुटकुली नहीं लगता है, तो उसके पीछे किया है क्या है? क्या है? छिटकिली बोलो, छुटकुली बोलो, कुछ बोलो। तो सॉलिड का शेप प्रेशर से चेंज नहीं होता है। आप क्यों नहीं समझ? वो तो सॉलिड स्पॉन्ज ना है। स्पॉन्जों को हम इसी में रखेंगे, हम नरिये में रखेंगे। देखिए जब लकड़ी होगा ना, लकड़ी उसके पार्टिकल के बीच का फोर्स थोड़ा मजबूत होता है। आप पढ़े हुए हैं कि सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड पे प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पॉन्ज जो होता है उस पर, वास्तव में स्पॉन्ज जो होता है उसको जब काटिएगा, बीच में कौन बोल रहा है जी? स्पॉन्ज को जब आप काटिएगा तो उसमें छोटा छोटा आपको पोर्स दिखेगा, छिद्र दिखेगा। उस छिद्र में हवा ट्रैप रहता है, हवा फंसा रहता है, और स्पॉन्ज को दबाने पर वो हवा दबता है, इसलिए स्पॉन्ज दबता है। लकड़ी के तो छिद्र में हवा नहीं फंसा रहता है, इसलिए लकड़ी नहीं दबेगा। ठीक है? तब प्रेशर तुम लगाओगे, देखते नहीं हो बहुत प्रेशर लगाने पर भी चुटकुलिया नहीं बैठता है। तो फिर प्रयास दूसरा करना पड़ता है। तो बड़े मिस्त्री को बुलाते हैं, कहते हैं इसको क्या कीजिए, तो चाच उच के बराबर कीजिए। और उसको तो पता है कि फिर जो है ठंडा के दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको पैसा कमाना है। कहेगा चाचो इंगा के, फिर गर्मी के दिन में अपने बोले वो। तो आप दिमाग में रखिएगा कि शेप चेंज होने की जो बात होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज कर देता है। वो हमको गेट वगैरह में महसूस होगा, हर जगह वो दिखेगा नहीं हम लोग को। इतना ज्यादा नीचे नहीं चेंज हो जाता है कि आपको दिख जाएगा कि देखो ना रखे थे 2 इंची मोटाई वाला, अब 8 इंची का मोटाई वाला हो गया। उस तरह का चेंजिंग नहीं होता है। बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, टेम्परेचर में चेंजिंग होता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने पर। तो एक बार 50 डिग्री का चेंजिंग थोड़ी होता है, माइनर चेंजिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए लिखिएगा, यह एक काल्पनिक ठोस अथवा छद्म ठोस होता है। लिख लिए। पांचवा लिखिएगा, जैसे बर्फ, बउआ समझो। पांचवा में आइस जो है, आइस, आइस, आइस कैसे बनेगा? जब पानी को बहुत ठंडा करेंगे। अच्छा छोड़ो आइस, छोड़ो। दूध, अगर दूध लिक्विड फॉर्म में है ना, अगर दूध को जमा दे, हम जमाने की बात, हाँ। तुम लोग को पढ़ाना बड़ा मुश्किल। जो मास्टर कह रहा है दूध को जमा दीजिएगा दही बन जाएगा। जानते हो दूध को जमा के दही क्यों बोलते हैं हम लोग? सुन लो अभी।
वास्तव में जमने का मतलब होता है फ्रीजिंग होना। पहले सुन लीजिए। और फ्रीजिंग होकर के हर चीज क्या बनता है? सॉलिड। चूंकि हमारा दहिया सॉलिड के फॉर्म में दिखता है, इसलिए हम लोग कहते हैं दही जमा रहे हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। आपको बोलना है दही बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। दूध से दही बनने का जो प्रक्रिया है वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो दही जमता नहीं है, दही बनता है। जमता है जो चीज में केवल स्टेट चेंज हो जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग, मतलब जमाना। फ्रीजिंग करना मतलब जमाना। तो चूंकि दही को हम लोग फ्रीज नहीं करते हैं, दूध में जोरन डाल देते हैं, वो केमिकल रिएक्शन से दही बन जाता है। दही का ओरिजिनल स्टेट सॉलिड स्टेट होता है, इसलिए दही हमको सॉलिड के फॉर्म में दिखता है। तो चूंकि लिक्विड से सॉलिड बन जाता है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दही जमा रहे हैं। लेकिन जमाना बोलना क्या है? क्या बोलना है? दही बना रहे हैं। हम लोग दही बनाए हैं, दही जमाए नहीं है। जमाना के मतलब है कि प्रॉपर्टी वही रहे, बस वो चीज सॉलिड में बदल जाए। तो दूध को आप एक कंटेनर में, देखिए बात मत कीजिए पढ़ाते समय, कुछ नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। तब आप कंटेनर में दूध रख लीजिए और दूध को उठा के फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने के बाद देखिएगा वो फ्रीजर में जम के सॉलिड बन जाएगा। आप फिर उस दूध को बाहर निकाल के रखिएगा, तो क्या वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना बाबू। तो आइस कहने का मतलब केवल बर्फे नहीं होता है, पानी का बर्फ नहीं। कोई भी लिक्विड को आप सॉलिड अगर बना लेते हैं जमा कर, कोई भी लिक्विड को आप अगर सॉलिड बना लेते हैं जमा करके, तो आइस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो। और उसको इमेजिनरी सॉलिड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो क्या वो एमॉर्फस सॉलिड होगा कि नहीं होगा? तो ये आइस बना कैसे? जब आपने लिक्विड को ठंडा किया कि बहुत ठंडा किया? तो बहुत माने सुपर, बहुत माने, ठंडा माने कूल्ड। लिक्विड को ना कूल्ड किए हैं, तो आइस बनेगा सुपर कूल्ड लिक्विड। आइस क्या बनेगा? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आइस का दूसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, या एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, जाके देखिए कई बार पूछा यह क्वेश्चन। तो कहिएगा क्योंकि ग्लास जो है उसके पार्टिकल टेम्परेचर चेंज करने पर अपने पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो जम करके एक जगह जमा हो जाते हैं और एक एमॉर्फस सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर माने अति, कूल्ड माने शीतित, ठंडा को शीतित कहा है, मतलब शीतित माने ठंडा होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अति शीतित द्रव। क्या कहेंगे? तब पांचवा कैरेक्टर में लिखिएगा एमॉर्फस सॉलिड। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड। क्या प्रॉब्लम है वो आप लोग का? ज्यादा प्रॉब्लम है? वायरल कर देंगे तुरंत इधर से, बुलाएंगे कैमरा पर, धोएंगे, कस के क्लास से बाहर निकाल देंगे। एमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड को एक ही में लिखिएगा, हिंदी में लिखिए। और अवधार ठोस को, और अवधार ठोस को अति शीतित द्रव भी कहते हैं। और अवधार ठोस को अति शीतित द्रव भी कहते हैं। और अवधार ठोस को अति शीतित, अति माने बहुत ना लिखते हैं लोग, साफ अति कह दिले बड़ो। बहुत बदमाशी करेगा तो क्या कहेगा? अति कह दिले बड़ा, माने अति माने बहुत, आ कुल्ड माने ठंडा। तो ठंडा को यहाँ शीतित कह रहा है ऐसे, अति शीतित, अति शीतित द्रव भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए जो जो आप सुने थे। लिखिएगा रबड़, स्पॉन्ज, एक मिनट रुक जाओ।
स्पॉन्ज, उसके बाद लिख लीजिए वुड, आइस, ठीक है, क्वार्ट ग्लास, ये जो गाड़ी वगैरह का शीशा में लगा होता है ना बाबू, खिड़की का जो शीशा वगैरह होता है, क्वार्ट ग्लास होता है। लेटेक्स, ये सब एमोर्फस सॉलिड में आता है। चलिए, तो एमोर्फस हम लोग का पूरा फिनिश हो गया, इतना ही पढ़ना था। आगे क्रिस्टलाइन पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अब क्रिस्टलाइन शुरू करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो पहले बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चले आगे। लिखेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। रवादार ठोस, हवादार ठोस मत लिखना, रवादार ठोस, या इसी को कहते हैं बाबू क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में कहते हैं रवादार ठोस, या इसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं बाबू? रवादार ठोस, या इसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। लिख लिए? अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है, अभी जस्ट बताए थे। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो जाए, अच्छा रेगुलर के बाद 2D में कि 3D में, देखे थे ना, तो दो चीज इसमें आपको लिखना है। वैसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलरली एंड 3 डायमेंशनली में किया गया हो, तो उसी सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हो। लिखो, those solids whose constituent particles whose constituent particles constituent particles are arranged regularly and 3 dimensionally then such type of solid, देखिए जो ही लोग बात कर रहे हैं बोलेंगे कुछ नहीं, अगर देख लिया ना बात करते हुए क्लास से निकालेंगे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, भले ही बोल दे रहे हैं। बाद में मत कहिए कि सर इसके बाद गलती नहीं होगा, पहले सुन लीजिए, 2-3 बार वार्निंग दे चुके। पढ़ाते समय बात कीजिएगा, पीट के निकालेंगे क्लास से, ऐसे नहीं निकालेंगे, आईडी कार्ड फाड़ देंगे, इसके बाद नहीं पढ़ने देंगे। सोच लीजिए क्या करना है आपका। सच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड crystalline solid. Such type of solid is called crystalline solid. लिख लिए? Such type of solid is called crystalline solid. हिंदी लिखिए, वैसे ठोस जिनका निर्माण
वैसे ठोस जिनका निर्माण घटक कणों के घटक कण किसको कहते हैं बुआ? जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं घटक कण। वैसे ठोस जिनका निर्माण घटक कणों के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था से घटक कणों के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था से घटक कणों के नियमित एवं त्रिविमीय लिख दे क्या? त्रिविमीय, नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था से होता है तो उसी ठोस को रवादार ठोस अथवा क्रिस्टलीय ठोस, रवादार ठोस अथवा क्रिस्टलीय ठोस, लिख लिए? रवादार ठोस अथवा क्रिस्टलीय ठोस हो गया हुआ। कोष्ट में लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोष्ट बंद कर दो, कहते हैं हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे बाबू? जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट नियमित रूप से किया गया हो और 3 डायमेंशन में किया गया हो। 3 डायमेंशन का मतलब समझते हैं? जैसे एक पार्टिकल रख दिया गया, सुन लीजिए, एक पार्टिकल रख दिया गया, अब उससे लेंथ नाप के कुछ दूर पर एक पार्टिकल रखा जाएगा, फिर ब्रीथ नाम का एक पार्टिकल रखा जाएगा, फिर हाइट नाम के एक पार्टिकल रखा जाएगा। मतलब ईगो के अनुसार लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों से जब पार्टिकल रखा जाएगा तो उसी को कहेंगे कि 3 डायमेंशन में व्यवस्था कर रहे हैं। कोई दिक्कत? देखिए हम लोग सबसे पहले एक पार्टिकल यहां ले लेते हैं, ठीक है, और इस पार्टिकल से लेंथ नाप के कुछ एक पार्टिकल रख लेते हैं यहां पे, ठीक है। बात मत कीजिए, समझिए, न तो हम जामू जंगला काट देंगे, बस पढ़ते रह जाइएगा। नहीं, अगर आप कहिएगा हम भी उसी तरह से पढ़ा देंगे। ज्यादा कंटेंट पढ़ना हो, अगर बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल बनना है तो अपने अंदर बाबू उसको क्वालिटी को भी डेवलप कीजिए। एक लड़का को देखे थे, बहुत पहले आपको बताए थे, ऐसे कलर खड़ा करके रोड पे जा रहा था, इसे बताया था ना आप लोगों को। हम चिकन खरीद रहे थे रामसरन गेट के सामने, देख रहे कलर खड़ा करके जा रहा है इसे, कौन ची को रहा है, ए हम कहाँ है बैंक रेलवे एसएससी का एग्जाम देंगे, हम एक ही बार यूपीएससी का एग्जाम देंगे, हमको आईपीएस बनना है, हमको दूसरा कोनो एग्जाम ही नहीं देना है। अब ले भाई, बोले तो चपरासी बनने का क्वालिटी नहीं है, आईपीएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जो चीज का ख्वाब देखिए ना बाबू, पहले उसका क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए कि वो आदमी का जीवन कैसा होता है, वो आदमी किस तरह का जीवन जीता है कि नहीं है। अब आप किसी चीज का ख्वाब देख रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं तो कहाँ पहुंचेगा उस रास्ते पे? जिसका ख्वाब देखिए, पहले उसका क्वालिटी डेवलप कीजिए। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से अगर अच्छा से पढ़ना है, अच्छे मटेरियल को पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, तो शांत रहिए, कोऑपरेटिव बनिए। देखिए कितने बड़े से पढ़ाते हैं। एक पार्टिकल यहाँ रख के लेंथ के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल रख दिए, एक इसके ब्रीथ के अकॉर्डिंग रखो, तो वास्तव में ब्रीथ आगे आएगा, ऐसे आगे आएगा ना बाबू। चूंकि आगे तो हम लेके आ नहीं सकते हैं, मजबूरी है, तो इसीलिए इसी पर कुछ हेरा फेरी करना होगा। ऐसे बना लो, ऐसे, इसको मान लेना कि कहाँ है, आगे है। और एक हाइट के अकॉर्डिंग आएगा, तो हाइट कहाँ आएगा, वहीं पे कि नीचे आएगा। हो गया। फिर अब यहाँ भी तो लेंथ ब्रीथ हाइट आएगा, ताकि एक ही जगह आएगा। हाँ, लेंथ, इसका लेंथ जाएगा तो आगे चला जाएगा। हाँ समझा रहा है, आगे ले चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका हाइट आ गया यहाँ पे, इसका हाइट आ गया यहाँ पे, और ये देखिए इसका हाइट आ गया यहाँ पे, इसका ब्रीथ आ गया। लेंथ बढ़ाना है, बढ़ा लो, इसका भी लेंथ बढ़ा लो, इसका भी लेंथ बढ़ा लो, मिला लो, इसका भी लेंथ बढ़ा लो, मिला लो,
इसका ब्रीथ बढ़ा के मिला लो, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 3 डायमेंशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है बाबू? तुमको क्या बोले हैं, पार्टिकल को अरेंज करना है रेगुलरली एंड 3 डायमेंशनली, नियमित रूप से M3B में है। जब ऐसा अरेंज करेंगे तो जो सॉलिड बनेगा उसी सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस। तो इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाइए, आगे देखा जाएगा उसको। अभी फिलहाल एक छोटा सा बना लीजिए। बस लगना चाहिए कि रेगुलर और 3 डायमेंशन में अरेंज किया गया है ऐसे। बोलिए ये भी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, नहीं बोल रहा है सब? कौन सा सॉलिड होगा ये? काहे काहे कि पार्टिकल्स को नियमित व्यवस्थित किया गया है और 3 डायमेंशन में किया गया है। जैसे देख लो यही पार्टिकल है, लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया। आगे जाना है, आगे जाओ। नियमित व्यवस्था इसलिए कह रहे हैं कि तुमसे पूछेंगे अगला पार्टिकल कहाँ रखे, तो कह सर जितना लेंथ पर यहाँ से ये पार्टिकल है उतना ही लेंथ नाप के आगे रख लीजिए। ब्रीथ नापना है तो ब्रीथ नाप के आगे ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। मतलब हमको पता है कि अगला पार्टिकल कहाँ रखना है, तो उस व्यवस्था को हम कह सकते हैं नियमित व्यवस्था। जल्दी नोट कीजिए। बन जाएगा आप लोग से? नहीं बनेगा? नहीं बनने वाला तो बोलिए, हम बना के दिखाएंगे सामने से, आपके साथ साथ बनाएंगे। हाथ उठाओ। नहीं उठाओगे तो जाओ। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे बड़ा पहचान है कि वास्तविक ठोस होता है, रियल सॉलिड होता है। ठीक है, ये रियल सॉलिड होता है। एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, कैरेक्टर कल पढ़ा जाएगा। लिखिएगा शुगर, चीनी। शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, ठीक है। सॉल्ट, हिटकिरी, हाँ बोलिए। छोटा छोटा क्यूब के रूप में रहता है कि नहीं रहता है? तो 3 डायमेंशनल शेप में रहता है वो, हल्का चाहत। दूसरा क्या बात, चीनी को सूखा रखिए, एकदम सूखा। जब तक वह पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक अपना स्टेटू चेंज नहीं करेगा। नमक को तुम तवा पर रख के वो पिघलेगा, एकदम सूखा नमक को कभी पिघलेगा वो? तनी से पानी में आ दोगे तब इतना एकदम टेम्परेचर तुम 100 डिग्री तक पहुंचा दोगे ना, तब वो जल्दी नमक नहीं पिघलता है। स्टेट चेंज कहाँ किया वो? स्टेट चेंज तभी करेगा जब वो पानी में मिलाया जाएगा। यहाँ कितनों भूजोगे तो नमकवा बुझाते बुझाते लाल तो हो जाएगा, लेकिन रहेगा सॉलिड है वो। शुगर टेम्परेचर में पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। जब तक उसको पानी या नमी नहीं मिलेगा तब तक नहीं पिघलेगा। अब क्या कर रहा है कि अरे भाई बहुत हाई टेम्परेचर करोगे तब पिघलेगा, सामान्य टेम्परेचर पर पिघलेगा? तब बहुत हाई पर तो स्पेशल कंडीशन पर कुछ संभव होता है। 25 डिग्री पर सूखा चीनी रखिएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री पर रखिएगा तो नहीं पिघलेगा वो। 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तब पिघलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? वो चीनी को बाबू आपको जब तक नमी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा तो जल्दी नहीं पिघलेगा। उसको पिघलाने के लिए आपको नमी देना पड़ेगा, मॉइस्चर। चीनी का चाशनी बनता है, वही ना करना चाहते हैं, चीनी पिघल जाता है, इतना पानी मिलाया जाता है लेकिन मिलाया जाता है। हाँ, फिटकीरी दिखाता है, फिटिकरी। अब पढ़ते हैं फिटकीरी। फिटकीरी भी एक तरह का सॉल्ट है, इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों को, बात नहीं कीजिए। बता तो फिटकीरी जो है वो देखिएगा पानी लगा के गाल में रगड़ा जाता है इसे, तब पिघलता है। ऐसे पिघलेगा वो? ऐसे हीट करते करते बहुत दिन से वो रखे थे, कहा कितना अपना रूम का टेम्परेचर कितना हाई रहता था, कहा हम लोग पिघल जाते थे, हम लोग का पसीना पूरा निकल जाता था। लेकिन कभी यहाँ को फिटकीरी का टुका रखा था, हम लोग देखे थे, वो कभी पिघला
3 साल से वैसे ही कोई सही रह गया। तो फिटकिरी भी रियल सॉलिड में आता है, ठीक है। ऑल मेटल्स, क्या बाबू, क्या, एक आदमी बोलो, सब बोलोगे नहीं बुझाएगा। मानव शरीर, मानव शरीर विद्यार्थी आप कह सकते हैं रियल सॉलिड, इसको कह सकते हैं। हालांकि हमारा शरीर कहीं से सॉलिड नहीं होता है, हर जगह से दबता है, स्पॉन्जी होता है। है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, सॉलिड। ये सब सॉलिड कौन सा सॉलिड होगा, बोलो, क्रिस्टलाइन की हमारे पास, क्रिस्टलाइन। उसके बाद लिखिए डायमंड, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। ग्रेफाइट, ऑल मेटल ना कोनी, हाँ मेटल में लोहा ना आ गया हो, साफ करना है। असल में सोना हीरा और कॉमर के बाद कोना सब गोल्ड सोना, वो तो मेटल में आ जाएगा। तो असल में ये हीरा सुना है ना, ये लोहो बोल दिया है। लिख लिया सब, ये सब किस सॉलिड में आएगा बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चीनी, नमक, फिटकीरी, सभी धातु, मरकरी को छोड़ के, मरकरी लिक्विड होता है। उसके बाद डायमंड, ग्रेफाइट, सब कौन सा सॉलिड होता है, टाइम हो गया क्या। तो इसमें कोई से कोई दिक्कत रही बात जो कैरेक्टर का, तो कल इसका कैरेक्टर भी पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही होगा, रुकिए अभी निकलिएगा नहीं आप लोग, कोई नहीं निकलेगा क्लास से बाहर।